Recording in progress. Good morning to all. Welcome to Suresh Gandhia University. Today we are going to study laser printer. Okay. लेजर से पहले हम अपना थर्मल प्रिंटर करेंगे। थर्मल प्रिंटर क्या होता है? थर्मल प्रिंटर से पहले हम लोग इंकजेट प्रिंटर कर चुके हैं, ठीक है। अब नाउ व्हाट आर थर्मल प्रिंटर्स? थर्मल प्रिंटर्स मोस्टली वो वाले होते हैं जो जैसे हैंड टू हैंड अपने को बिल्स मिलते हैं, या अपन जैसे बस वगैरह में ट्रैवल करते हैं तो हमको जो टिकट्स मिलते हैं वो सारे किसके प्रिंटेड होते हैं, वो सारे आपका थर्मल प्रिंटर्स के प्रिंटेड होते हैं। ओके, जैसे हम देखते हैं कि हमें कोई बस का टिकट मिला है, ठीक है, या फिर कोई बिल मिला है, कोई हमने परचेजिंग की है किसी मॉल वगैरह में कहीं से भी, तो वो हमें जो प्रिंटेड बिल देते हैं छोटे से प्रिंटर से, ठीक है। तो वो क्या होता है? थर्मल प्रिंटर होता है। मतलब क्या हुआ कि वो हीट से जनरेट, मतलब हीट में अगर उनको ले जाएंगे हम, सपोज उनको आप अगर सन में रख देते हो तो वो सारा डिसअपियर हो जाएगा, आपका पेपर के ऊपर जो भी रिटर्न होता है वो सारा इरेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका थर्मल प्रिंटर। तो थर्मल प्रिंटर्स आर इन एक्सपेंसिव प्रिंटर्स मोस्टली यूज इन फैक्स मशीन्स। The thermal printers are further classified into two types: electrothermal printers and thermal wax printers. ठीक है, तो इलेक्ट्रोथर्मल प्रिंटर्स भी आपको मोस्टली सारी जगह यूज में नहीं जाता है, लाइक बसेज वगैरह की टिकट्स वगैरह में, या जितनी भी बिल्स वगैरह आपको अवेलेबल कराए जाते हैं उनमें। ठीक है, तो यहाँ आप नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। Thermal printers are inexpensive printers. Thermal printers are inexpensive printers mostly used in fax machines. The thermal printers are further classified into two types. One is electrothermal printer and two is thermal wax printer. ओके, ये हो गया आपका थर्मल प्रिंटर। चलिए आगे, नेक्स्ट इज लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर्स आर Laser printers use very advanced technology and produce a high quality output. Laser printers can also produce high quality graphics images. Resolution is 600 to 1200 dpi, dpi मतलब dots per inch। ठीक है, क्या हो गया लेजर प्रिंटर? जो हम नॉर्मली आजकल जो प्रिंटर यूज में ले रहे हैं कौन से हो गए? आपका लेजर प्रिंटर्स होते हैं, ठीक है। मतलब जो भी हम लोग प्रिंट आउट वगैरह निकालते हैं वो लेजर प्रिंटर्स के थ्रू निकलते हैं, क्योंकि उनका जो रिजोल्यूशन होता है वो काफी हाई होता है। रिजोल्यूशन मतलब क्या हो गया है कि डॉट्स मतलब पिक्सल्स के बेसिस पर होता है, ठीक है। मतलब एक पेज पर कितना वो डॉट्स या उनकी जो क्लियरिटी है वो कितनी अच्छी होती है, ठीक है। रिजोल्यूशन अच्छा होने पर क्लियरिटी अच्छा होगी। तो लेजर प्रिंटर आपका कलर प्रिंट भी देता है और ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट भी देता है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर टेक्स्ट भी प्रिंट कराता है और ग्राफिक्स या इमेजेस को भी प्रिंट करता है, ठीक है। ये हो गया आपका लेजर प्रिंटर। आज के टाइम में सबसे ज्यादा लेजर प्रिंटर भी यूज में आते हैं और इनका रिजोल्यूशन क्या होता है? अप्रॉक्स 600 टू 1200 डीपीआई, डॉट्स पर इंच। डीपीआई स्टैंड फॉर डॉट्स पर इंच।
ओके, उसको भी राइट डाउन कर लीजिए। लेजर प्रिंटर्स यूज वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी। Laser printers use very advanced technology and produce a and produce a high quality output. High quality output. Laser printers can also produce. Laser printers can also produce high quality graphics images. Resolution is 600 to 1200 dpi. ठीक है, लिखिए, चले आगे। नेक्स्ट इज प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है? A large scale printer which is very accurate in producing engineering drawings and architectural blueprints. Two types of plotters are flatbed and drum. Flatbed plotters are horizontally aligned while drum plotters are vertically positioned. ठीक है, प्लॉटर्स का होता है, प्लॉटर्स भी एक तरह से आपका प्रिंटर ही होता है, लेकिन ये बड़े लेवल पे जहाँ प्रिंट करने होते हैं, जैसे बड़े बड़े आपका आर्किटेक्चर जो बनते हैं घरों के या बिल्डिंग्स के या फैक्ट्रीज के, किसी भी चीज का जब आर्किटेक्चर वगैरह बनते हैं तो प्रिंट वगैरह निकालने के लिए या फिर बड़ी बड़ी ड्राइंग्स के जब प्रिंट निकालने होते हैं तो उस जगह पर प्लॉटर्स का यूज होता है। ठीक है, अब टू टाइप्स ऑफ प्लॉटर्स आर देयर। One is flatbed and second is drum. Flatbed plotters क्या होते हैं? ये हॉरिजॉन्टली अलाइंड होते हैं। दोनों में सिर्फ अलाइनमेंट में ही डिफरेंस रहेगा मेनली। तो क्या रहेगा? फ्लैटबेड, जैसे फ्लैट से समझ में आ रहा है तो ये क्या हो गया? हॉरिजॉन्टली अलाइंड रहेगा, जबकि जो ड्रम प्लॉटर्स होते हैं वो वर्टिकली पोजिशन रहेंगे। ठीक है, तो लिख लो, अ लार्ज स्केल प्रिंटर, a large scale printer which is very accurate, which is very accurate in producing engineering drawings, engineering drawings and architectural blueprints and architectural blueprints. सेकंड पॉइंट लिखिए, टू टाइप्स ऑफ प्लॉटर्स आर, या इस तरह से भी लिख सकते हो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लॉटर्स, there are two types of plotters. One is flatbed, one is flatbed and another is drum. One is flatbed and another is drum. Flatbed plotters are flatbed plotters are horizontally aligned, horizontally aligned, while drum plotters are vertically positioned. While drum plotters are vertically positioned.
ठीक है, चले आगे। प्रिंटर्स फॉर डिफरेंट यूजर्स। अब भाई प्रिंटर जो अलग अलग प्रिंटर होते हैं उनके अलग अलग यूजर्स भी रहेंगे। ठीक है, तो किस तरह से to choose a printer from a printer's family, following considerations are to be made. What are the considerations? Look, one is what's the budget. Second, is color needed or just black and white? Then what is the volume of the output? Okay, how important is the quality of the output? What special features are needed? If the printer is to be used by a single user or a whole network. ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको कंसीडर करना होता है बिफोर परचेजिंग द प्रिंटर। ठीक है, अब क्या क्या पॉइंट्स की नीड रहेगी। फर्स्ट है व्हाट इज द बजट। ठीक है, क्या हुआ फर्स्ट पॉइंट, व्हाट इज द बजट, मतलब बजट क्या रहेगा। भाई के जिसको भी परचेज करना है तो उसका बजट कितना है। भाई उसका बजट तो है सपोज 1000 का, 1000 रुपीज का, और वो कर देख रहा है 2000 का, तो ये वाली चीज है। ठीक है, नेक्स्ट है इस कलर नीडेड और जस्ट ब्लैक एंड व्हाइट पे किस चीज किस टाइप के प्रिंटर की नीड है कि उसका वर्क सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट से रिलेटेड है या फिर उसको कलर्ड प्रिंट आउट की भी नीड रहेगी। ठीक है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द आउटपुट, आउटपुट की वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब कितना आउटपुट को रेयरली ही यूज में आता है या कंटिन्यू बेसिस पर उसे ज्यादा आउटपुट्स की नीड रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ इम्पोर्टेंट इज द क्वालिटी ऑफ द आउटपुट। क्वालिटी के भाई हमने इतने सारे इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स वगैरह सब कुछ पढ़ा, तो किस तरह की उसकी क्वालिटी रहेगी। ठीक है, कि भाई उसको हल्की क्वालिटी से तो प्रिंट से मतलब है तो उसको कम अच्छी क्वालिटी से भी काम चल जाएगा। ठीक है, व्हाट स्पेशल फीचर्स आर नीडेड, कोई और एक्स्ट्रा क्या फीचर्स जैसे नीड है। ठीक है, देन इज द प्रिंटर इज टू बी यूज बाय, अब ये भी तो देखना पड़ेगा कि भाई अगर सिर्फ खुद यूज में लेते हैं या फिर कई सारे लोग या होल नेटवर्क उससे यूज में लेते हैं। भाई खुद यूज में लोगे तो वो ज्यादा दिन चलेगा, चाहे तुम छोटा ले लो हल्का ले लो। ठीक है, और होल नेटवर्क पे करते तो फिर बड़ी चीजें भी यूज में लेनी पड़ेगी या कंपेरेटिवली से अच्छा लेना होगा। तो ये वाली चीज प्रिंटर फॉर होम यूजर। ठीक है, अब जैसे होम यूजर्स के लिए क्या है, फॉर होम यूजर्स द क्वालिटी ऑफ द प्रिंट एंड द प्राइस ऑफ द प्रिंट बोथ मैटर। ठीक है, सो अ बेटर चॉइस इन सच केस इज पोर्टेबल कलर इंकजेट प्रिंटर। If the budget of the user is good enough, then the best choice is a personal laser printer, which enhances both the speed and the quality of the print. ठीक है, तो देखो हमने पढ़ा था इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट टाइप ऑफ प्रिंटर। इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट होता है जो कि पेज पर इम्पैक्ट छोड़े, लेकिन नाउ डेज हम कौन सा मोस्टली यूज में लेते हैं, नॉन इम्पैक्ट। ठीक है, जो कि आपका कौन कौन से हो गए, इंकजेट हो गया आपका, थर्मल हो गया और लेजर हो गया। मोस्टली लेजर यूज में लिया जाता है, लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि भाई आपका जो बजट है वो क्या है कितना है। अब अगर होम यूजर्स हैं तो उनके लिए इंकजेट भी सफिशिएंट है यूज में लेने के लिए। क्यों सफिशिएंट है, क्योंकि वो बजट फ्रेंडली है। ठीक है, साथ ही साथ उसकी क्वालिटी वगैरह भी इतनी इनफ गुड है कि हाँ आपका काम चल जाए। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास इतना इनफ बजट है कि हाँ आप काम चला सको तो क्या होगा, आप लेजर प्रिंटर यूज कर लो, जिससे क्या होगा आपकी स्पीड भी ज्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं करेगा, साथ ही साथ क्वालिटी भी देगा आपको प्रिंट। ओके, small and medium offices, for small and medium scale offices, a better option is a multifunction printer, which is an integrated device fulfilling various requirements of the office. The better output, a laser printer is the best choice। ठीक है, मतलब हम देखेंगे कि आज के टाइम में जहाँ भी किसी भी फील्ड में चाहे वो आपका
स्मॉल मीडियम टाइप ऑफ ऑफिस हो, चाहे आपका होम हो, ठीक है, जहाँ पर भी बहुत हाई लेवल की रिक्वायरमेंट ना हो, तो उस जगह पे हम लोग लेजर प्रिंटर यूज में ले सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर हमें मल्टी फंक्शंस भी मिल जाएंगे। ठीक है, साथ ही साथ हम उसमें और भी कुछ, जैसे हम चाह रहे हैं कि साथ स्कैनर भी हो जाए, मतलब फोटो कॉपी के लिए भी, तो ये सारे फंक्शन भी हमें उसमें अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, प्रिंटर्स फॉर बैंक्स, लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंपनीज। अब एक बड़ी कंपनी से ऑर्गेनाइजेशंस में किस टाइप के प्रिंटर्स की नीड रहेगी, ये भी हम देखते हैं। इन बैंक्स, लार्ज साइज बिजनेस environments and companies, printers with networking capabilities should be preferred, which can increase productivity and reduce the cost without compromising the quality. Of course, laser printer is quite suitable choice, but multifunctional printer and inkjet printer can also play a vital role. ठीक है, आया समझ में? बैंक्स के लिए भी आप लेजर प्रिंटर यूज में ले सकते हो। क्यों? क्योंकि वो भी आपको मल्टी फंक्शनल फंक्शंस को अवेलेबल कराएगी। साथ ही साथ क्या होगा कि वो आपकी फंक्शनिंग को इंक्रीज कर देगी उससे, और आपको क्वालिटी भी हाई देगी। साथ ही जो कॉस्ट है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन इसमें एक चीज का ध्यान देने की नीड रहेगी कि यहाँ पर आप नेटवर्किंग कैपेबिलिटीज भी उसमें देखिए, मतलब ये चीज, ये कैपेबिलिटी भी इसमें एड ऑन होनी चाहिए। ओके, ये था प्रिंटर्स फॉर बैंक्स और लार्ज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनीज। ओके, कंक्लूजन क्या निकला इन सबका? In fact, computer world is incomplete without printer. In the modern age of technology, a printer is one of the basic needs of every computer user, and one cannot utilize computer resources properly in the absence of a quality print. ठीक है, आगे हो गया आपके लिए सभी को समझ में? चले आगे। ठीक है, नेक्स्ट है सब रूटीन्स। सब रूटीन्स इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। अब हम बात करते हैं सब रूटीन्स होते क्या है। अभी हमने काफी पढ़ चुके थे पहले, जब हमने एडर वगैरह देखा था। ठीक है, या दूसरे सब्जेक्ट्स में भी हम देखते हैं कि सब रूटीन होता क्या है। सब रूटीन क्या होता है, एक तरह से जैसे आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हो। ठीक है, प्रोग्राम के अंदर आप लोग ने सभी ने फंक्शंस पढ़े होंगे। फंक्शंस क्या होते हैं? जैसे हम देखते हैं कि हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसमें हमने फंक्शन लगा दिया। ठीक है, सपोज जैसे हम लोग इनहेरिटेंस की बात कर रहे हैं। ओके, इनहेरिटेंस में फंक्शंस होते हैं, ये नॉर्मल प्रोग्रामिंग के फंक्शंस होते हैं। तो जब जहाँ पर भी फंक्शन कॉल होता है, तो जिस भी जगह पे प्रोग्राम एट प्रेजेंट वर्क कर रहा है, वहां से वो जंप करके उस फंक्शन पे पहुंच जाता है जहाँ पर भी वो फंक्शन रिटर्न होता है। ठीक है, फंक्शन कॉल वाली जगह पे जो प्रेजेंट वर्किंग प्रोग्राम को एड्रेस वाली लाइन को प्रोग्राम काउंटर में डालकर अपना सबरूटीन में फंक्शन कॉल पे जंप कर जाता है कि हाँ, अब मुझे ये वाला फंक्शन या प्रोग्राम रन करना है। तो जैसे ही वो कंप्लीट होता है, उसके बाद वो प्रोग्राम काउंटर से वो एड्रेस सर्च करता है कि जहाँ पर मैंने छोड़ा था, ये नेक्स्ट मुझे किस को एग्जीक्यूट कराना है, तो फिर वो आके उसको वर्क करने लगता है। तो सब रूटीन क्या हो गया, एक तरह से एक छोटा प्रोग्राम हो गया है जिसको कहीं और लिखा गया है, लेकिन यूज किसी दूसरी जगह पर किया जाता है। ठीक है, किस तरह से ये हम आगे देखते हैं।
In a given program, it is often necessary to perform a particular subtask many times on different data values. ठीक है, क्या हुआ? वही वाली चीज है कि जैसे हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो सेम टाइम पे हमें काफी सारे मल्टीटास्किंग करनी होती है। ठीक है, such a subtask is usually called a subroutine. Okay, जैसे हम कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, लिखते लिखते या एग्जीक्यूट करते करते हमें लगा कि हाँ नहीं अभी इस जगह पे दूसरा एक वर्क करना है। ठीक है, तो इसको क्या, जो दूसरा वर्क करना है उसको क्या बोला गया है? सब रूटीन बोला गया है सब टास्क को। फॉर एग्जाम्पल, अब सब रूटीन में इवेल्युएट द साइन फंक्शन और सॉर्ट अ लिस्ट ऑफ वैल्यूज इनटू इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, आया समझ में कि किस तरह से सब रूटीन क्या हो सकता है? किसी भी साइन फंक्शन को इवेल्युएट करना या फिर किसी भी लिस्ट, गिवन लिस्ट को सॉर्ट करना इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, मतलब ये तो बस एक एग्जांपल है, बाकी आप कुछ भी और दूसरा सब टास्क ले सकते हो। ठीक है, इट इज पॉसिबल टू इंक्लूड द ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शंस इनटू दैट कॉन्स्टिट्यूट अ सबरूटीन एट every place where it is needed in the program. However, to save space, only one copy of the instructions that constitute the subroutine is placed in the memory, and any program that requires the use of subroutine simply branches to its starting location. आगे समझ रहे हैं क्यों हुई इसकी नीड? सब रूटीन का क्या मतलब हुआ कि एक छोटा प्रोग्राम है, सब टास्क है, ठीक है, उसे एक जगह मेमोरी में लिख दिया और फिर वो बार बार यूज में आ रहा है, तो उसे हम हर प्रोग्राम के अंदर बार बार राइट करने की जगह एक जगह सेव कर लेते हैं और फिर वहां से उसे बार बार कॉल कर लेते हैं, जिससे क्या होता है हमारा टाइम भी बचता है बार बार उसे लिखने से और स्पेस भी बचती है। ठीक है, टाइम कॉस्ट एंड स्पेस कॉस्ट दोनों बचती है। तो वही वाली चीज है इसके अंदर, टू सेव स्पेस, ठीक है, एंड टाइम, ओनली वन कॉपी ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर प्लेस्ड इन द मेमोरी। ओके, एंड व्हेन एनी प्रोग्राम रिक्वायर्स दैट सबरूटीन, then it just simply calls or branches to its starting location. ठीक है, when a program branches to a subroutine, we say that it is calling the subroutine. ओके, वही फंक्शन कॉल वाली चीज हो गई कि वो सबरूटीन को कॉल कर रहा है, मतलब वो ब्रांच कर रहा है उसको, या ऐसे कह सकते हैं कि सबरूटीन को कॉल करके वो उस पर जंप कर रहा है फ्रॉम द प्रेजेंट एड्रेस। ओके, द इंस्ट्रक्शन दैट परफॉर्म्स दिस ब्रांच ऑपरेशन इज नेम्ड अ कॉल इंस्ट्रक्शंस। ओके, पहले हम एक बार पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद आप राइट कर लेंगे। After a subroutine has been executed, the calling program must resume execution. Continuing immediately after the instruction that called the subroutine is set to return to the program that called it by executing a return instruction. ओके, आए समझ में? जैसे किसी प्रोग्राम में सबरूटीन कॉल हुआ तो प्रेजेंट एड्रेस से वो सबरूटीन के स्टार्टिंग एड्रेस पे जंप कर जाएगा, फिर जब सबरूटीन एग्जीक्यूट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद वो रिटर्न रिक्वेस्ट डालेगी कि रिटर्न प्रोग्राम, ठीक है, तो अगेन जिस एड्रेस पर छोड़कर जाता है वहीं से अपना वर्क करना स्टार्ट कर देता है। The way in which a computer makes it possible to call and return from the subroutine is referred to as its subroutine linkage method. The simplest subroutine linkage method is to save the return address in a specific location, which may be a register dedicated to this function. Such a register is called a link register. When the subroutine completes its task, the return instruction returns to the calling program by branching indirectly through the link register. The call instruction is just a special branch instruction that performs the following operations. Store the contents of the PC in the link register.
किस तरह से ये वर्क करता है ये देख लेते हैं एक बार। ठीक है, the call instruction is just a special branch instruction that performs the following operation: store the contents of the PC in the link register। ठीक है, कंटेंट्स ऑफ द पीसी मतलब प्रोग्राम काउंटर में जो भी कंटेंट होता है उसे लिंक रजिस्टर में लगाता है। अब लिंक रजिस्टर क्या था? द सिंपलेस्ट सबरूटीन लिंकेज मेथड इज टू सेव द रिटर्न एड्रेस इन द स्पेसिफिक लोकेशन which may be register dedicated to this function। ठीक है, जिस भी एड्रेस पे रिटर्न करना है प्रोग्राम में, ठीक है, उसको कहाँ पर एक रजिस्टर में सेव कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं? लिंक रजिस्टर। ठीक है, हमने देखा था कि पहले क्या बोला था कि जिस भी एड्रेस पे हमें वापस आना है आफ्टर कंप्लीटिंग सब रूटीन उसे प्रोग्राम काउंटर में लिख देंगे। ठीक है, तो अब प्रोग्राम काउंटर का जो डेटा था, कंटेंट था, उसे किस में लिख दिया? लिंक रजिस्टर में लिख दिया प्रोग्राम काउंटर से। ठीक है, branch to the target address specified by the instruction। The return instruction, the return instruction is a special branch instruction that performs the operation branch to the address contained in the link register। देखो ये यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू हम देख सकते हैं। मेमोरी लोकेशन 200 and 204 फॉलोइंग प्रोग्राम कॉल सबरूटीन और उसके बाद एक कोई नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, मेमोरी लोकेशन 1000 सब रूटीन फर्स्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, एक यहाँ पर रिटर्न टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। अब क्या हो रहा है, यहाँ से प्रोग्राम चल रहा है हमारा ऊपर से। ठीक है, मतलब 20 के पहले 192 3 4 5 6 7 अप टू 200। ठीक है, यहाँ पे 200 एड्रेस पे क्या हो रहा है? सब रूटीन को कॉल कर रहा है। अब सब रूटीन कॉल कर रहा है, इट मीन्स ये जो सब रूटीन है कहाँ अवेलेबल होगा? हमें 1000 नंबर एड्रेस पर अवेलेबल होगा सब रूटीन की, वहाँ फर्स्ट इंस्ट्रक्शन रिटर्न होगी। ठीक है, फिर उसके बाद जब लास्ट में रिटर्न होगा तो रिटर्न किस पे होगा? उसकी कॉल सब रूटीन के बाद जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगी उस पे। ठीक है, तो ये जंप कर रहा है सबसे पहले कॉल सब रूटीन, तो कॉल सब रूटीन आते ही वो जंप कर जाएगा 1000 नंबर एड्रेस पे। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर में क्या था? 204 था, तो वो शिफ्ट हो जाएगा 1000 से, और जो 204 था वो किस में आ जाएगा? लिंक रजिस्टर में आ जाएगा एट द टाइम ऑफ कॉल। बट व्हेन एट द टाइम ऑफ रिटर्न लिंक रजिस्टर से 204 आ जाएगा आपका पीसी के अंदर, प्रोग्राम काउंटर के अंदर। अब ये क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि प्रोग्राम काउंटर क्या है? जस्ट नेक्स्ट एग्जीक्यूटेबल इंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या कॉल सब रूटीन होना था, लेकिन ये क्या 204 मतलब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन आ गई, तो उसको जगह हमने 1000 को फीड किया और इसको कर दिया एक इंटरमीडिएट रजिस्टर, दैट इज लिंक रजिस्टर। ओके, ये हुआ सब रूटीन लिंकेज यूजिंग द लिंक रजिस्टर। आया समझ में यहाँ तक? आप एक बार उसको लिख लो, किस तरह से लिखोगे? सबसे पहले तो सब रूटीन लिख लो क्या होता है। ठीक है, इन अ गिवन प्रोग्राम, इन अ गिवन प्रोग्राम it is often necessary, it is often necessary to perform a particular, to perform a particular subtask many times on different data values, many times on different data values। Such a subtask is usually called a subroutine। ठीक है, इसके बाद लिखिए to save space, to save space only one copy of instruction, to save space only one copy of instructions that constitute the subroutine,
that constitute the subroutine is placed in the memory is placed in the memory and any program that requires the use of the subroutine simply branches to its starting location. Yeah. When the subroutine is called, there you लिखो कि the procedure of calling the subroutine is done by call instruction. ठीक है? And the procedure of return the program is done by return instruction. लिखो इसको. देखिए. The simplest subroutine linkage method is to save the return address in the specific location called the link register. ठीक है. अब किस तरह से करेगा, आप ये डायग्राम बना लीजिए. अब होपफुली ये सभी को समझ में आ गया होगा कि सबरूटीन क्या होता है. ठीक है, बन गया. चलिए आगे. Subroutine linkage using a link register. ठीक है, हो गया. और नेक्स्ट है सबरूटीन नेस्टिंग एंड द प्रोसीजर स्टेप. ठीक है, नेस्टिंग मतलब क्या हो गया, एक से ज्यादा सबरूटीन अगर हो तो फिर क्या करेंगे.
parameter passing, the stack frame. Okay, top of the stack, जिनको हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। आप इसमें देख लो, कुछ रह रहा हो ये डायग्राम कंप्लीट कर लो।